रसोई के लकड़ी के दरवाजे पर एक बड़ा सा लोहे का ताला लटक रहा है। उसके सामने पूरा परिवार खड़ा है। ये क्या तमाशा लगा रखा है छोटी बहू? अभी तो सूरज ढले 2 घंटे भी नहीं हुए और तुमने रसोई पर ताला जड़ दिया। ये घर है ना कि जेल। बहू, यह कोई तरीका है? हमें भूख लगी है, रात का खाना कौन बनाएगा? हटाओगे ताला अभी के अभी। बाबूजी, आज से इस घर का नियम बदल गया है। 7 बज गए हैं, मतलब रसोई बंद। अभी ताला कल सुबह 7 बजे ही खुलेगा। जिसे भूख लगी है वो फल खा ले या पानी पीकर सो जाए। भाभी, आप पागल हो गई हैं क्या? आप ऐसे कैसे रसोई बंद कर सकती हैं? मैं अब और आप लोगों की एक नहीं सुनूंगी, और अगर किसी ने इस ताले को खोलने की कोशिश की तो अगले दिन वो सारा का सारा घर का काम करेगा, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब कुछ। हैरान रह गए ना आप? जहाँ दुनिया भर की रसोइयाँ रात के 10 या 11 बजे तक खटकती रहती हैं, वहाँ इस नई बहू ने आखिर शाम 7 बजे ही रसोई का ताला क्यों लगा दिया? क्या ये उसकी जिद है या किसी गहरे जख्म का बदला? जानने के लिए चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। घर की बड़ी बहू प्राची रात को रसोई की सफाई कर रही है। चलो अच्छा हुआ रात को ही मैंने रसोई लगे हाथ ही साफ कर ली, क्योंकि अब सुबह उठकर काम करने में हल्की हल्की ठंड लगती है ना। अब रसोई साफ करके प्राची अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। तभी रात के 1 बजे प्राची की दोनों नंद अपने कमरे में वेब सीरीज देखती हुई। यार सिमरन, वेब सीरीज ऐसे खाली खाली देखने में ना मजा नहीं आता है। बात तो बिल्कुल सही कह रही है, और काफी इंटरेस्टिंग सीन चल रहा है इस वेब सीरीज में। चल इसे पॉज करके कुछ किचन से बनाकर लाते हैं। अब दोनों ही नंद रात को उठकर रसोई में आती हैं। अरे यार, अब तो रात को हल्की हल्की ठंड लगने लगी है। अच्छा ये बता, क्या खाएगी, नूडल्स या पास्ता? दोनों ठीक रहेगा। अब दोनों ही प्याज मिर्ची टमाटर वगैरह काट कर पास्ता नूडल्स तैयार करती हैं। इस दौरान किचन काफी गंदा हो जाता है। यार तूने तो चारों तरफ से रसोई में गंदगी मचा दी है। छोड़ ना, भाभी कर देगी सुबह साफ। कुछ देर बाद दोनों नंद झूठे प्लेट्स को रसोई में जाकर सिंक में रख देती हैं। अगले दिन सुबह जब प्राची रसोई में आती है तो रसोई चारों तरफ से गंदी होती है। हे भगवान, मैं तो सारी रसोई साफ करके सोई थी, फिर ये इतनी गंदी कैसे हो गई? तभी पीछे से उसकी दोनों नंद आती हैं। अरे भाभी, ये रसोई हमसे गंदी हो गई है। दरअसल कल रात वेब सीरीज देखने के दौरान हम दोनों को ही मैगी और पास्ता खाने की क्रेविंग हुई। हाँ भाभी, फिर हमने पास्ता मैगी बनाया तो चारों तरफ गंदा हो गया, और रात को 2 बजे करीब हल्की हल्की ठंड लग रही थी, इसलिए हमने कुछ साफ नहीं किया। आपको बुरा लग गया क्या? खाने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को जो खाना है खाओ, पर कम से कम खाने के बाद अपनी झूठी प्लेट और आसपास की गंदगी तो साफ कर दो। भाभी, हमने कहा तो हमें हल्की हल्की ठंड लग रही थी। खैर अब आप हमारा ब्रेकफास्ट बना दो, हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। अब प्राची, जिसने रात को पूरी रसोई साफ की थी, वो फिर से रसोई साफ करके सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और सबको खिलाती है। मम्मी मम्मी, मुझे आलू के पराठे खाने हैं। आलू के पराठे तो मेरा भी बहुत खाने का मन कर रहा है भाभी। पर मैंने इतना सारा ब्रेकफास्ट बना दिया है, आप लोग पहले ये तो खा लीजिए। बहू बना दे, बन जाएगा। 2 तो पराठे हैं, हम भी खा लेंगे। ये मेरी खुद की बेटी भी ना अपने दादा दादी पर जा रही है। अब प्राची रसोई में जाकर आटा गूंथकर आलू उबालकर सबके लिए आलू के पराठे बनाती है और सबको खिलाती है। इसके बाद प्राची रसोई में आकर सारे झूठे बर्तनों को धोती है, फिर रसोई में झाड़ू लगाती है, फिर स्लैब साफ करके रसोई पूरी चमका देती है। हे भगवान, अब तो टंकी का पानी भी हल्का हल्का ठंडा होने लगा है। चलो रसोई तो साफ हो गई, अब थोड़ा आराम कर लेती हूँ। अब प्राची कमरे में जाकर आराम करती है। तभी पीछे से आशा पड़ोस की कुछ औरतों को घर बुला लेती है। अरे बैठो, बड़े दिन हो गए आप लोगों ने आपस में बातचीत नहीं की। क्या चल रहा है आजकल? मोहल्ले में रमेश की बेटी को देखते हो, कितने छोटे छोटे कपड़े पहनती है आजकल। अरे रुको, आगे की बात तब करना जब खाने में कुछ स्नैक्स हो, तब तुम्हें मैं सुनाती हूँ मोहल्ले की मसालेदार खबरें। बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर मैं अभी लेकर आती हूँ चाय पकोड़े। अब आशा रसोई में आती है और चाय बनाने के लिए दूध उबालने लगती है, लेकिन सारा दूध आशा गैस पर ही गिरा देती है। इसके बाद आशा चाय बनाती है और फिर कुछ सब्जियां काटती है, जैसे गोभी आलू पालक। इन्हें काटने के बाद आशा बेसन घोलती है और चारों तरफ स्लैब पर बेसन गिरा देती है। कढ़ाई में तेल डालने जाती है तो गैस पर ही तेल गिरा देती है, और इतनी गंदगी मचाने के बाद आशा 3 कप चाय और थोड़े से पकौड़े बनाकर पड़ोसियों को खिलाती है और घंटों उनके साथ गपशप करती है। अब कुछ देर बाद प्राची रात का खाना बनाने के लिए रसोई में आती है, जहां रसोई चारों तरफ से गंदी पड़ी होती है। कहीं तेल गिरा होता है तो कहीं बेसन। चूल्हे के बर्नर पर भी ढेर सारा दूध गिरा होता है। हे भगवान, मैं तो सारी रसोई साफ करके सोई थी दिन में, फिर ये गंदी कैसे हो गई? तभी वहां पर आशा आती है।
बहू ये थोड़ी बहुत गंदगी रसोई में मुझसे हुई है। वो पड़ोस की कुछ औरतें आई थी ना, तो उन्हीं के लिए चाय बना रही थी। क्या हुआ, बुरा लग गया क्या? नहीं नहीं माँ जी, बुरा क्यों लगेगा, कोई नहीं, मैं साफ कर देती हूँ। यह सुनकर आशा वहां से चली जाती है और दुखी होकर प्राची पूरी रसोई को साफ करने लगती है। प्राची मासूम होती है और वो किसी को पलटकर जवाब नहीं दे पाती, जिस वजह से घर के लोग प्राची की मेहनत, उसकी साफ सफाई को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते थे। इतना ही नहीं, अगर प्राची रात के 2 बजे गहरी नींद में सो रही होती है तब भी घर के सदस्य उसके दरवाजे को पीटते हुए, भाभी भाभी दरवाजा खोलिए ना। अब प्राची दरवाजा खोल के, अरे देवर जी क्या हुआ आपको? भाभी हमारे कमरे में ऑफिस का काम कर रहा था, अचानक से बहुत तेज भूख लग गई, कुछ बना दीजिए ना। इस वक्त मैं क्या बनाऊं? इस वक्त तो रात के 2 बज रहे हैं। अंदर बेड पर लेटा अनुज, अरे क्या आफत है, जाओ जाकर बना दो कुछ और दरवाजा बंद करो, मुझे नींद आ रही है। अब प्राची 2 बजे रसोई में आकर अपने देवर के लिए पोहे बनाती है और देवर को देती है, फिर रसोई साफ करती है और आकर अपने कमरे में सोती है। फिर 5 बजे से ही उठकर प्राची घर की रसोई संभालने लगती है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन अचानक प्राची का देवर प्रिंस घर वालों से कहता है, माँ मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और उससे अब शादी करना चाहता हूँ, उसका नाम ईशा है। अरे बाप रे, अचानक से सीधा शादी की बातें। वैसे कब से है भैया आपकी गर्लफ्रेंड? सच में मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा छोटा भाई किसी लड़की को पसंद करता है। हे भगवान, मेरे देवर जी लव मैरिज करना चाहते हैं। पता नहीं इस घर में अब मेरी देवरानी कैसी आएगी। अगर मेरी देवरानी देवर जी इनकी तरह हुई तो वो भी गंदगी में रहती होगी और रसोई भी बहुत गंदी करेगी। इसका मतलब इस घर में मुझे कभी कोई समझने वाली आएगी ही नहीं। हाँ, अब 3-4 साल हो गए हैं रिलेशनशिप को, इसलिए अब हम शादी करना चाहते हैं। ठीक है बेटा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। शादी की उम्र तो तुम्हारी हो ही गई है और अगर लड़की सही है तो हम तुम्हारी शादी उसी से करवा देंगे। अब आशा प्रिंस की पसंद की लड़की के घर जाती है और उसे भी ईशा बहुत पसंद आती है और वो रिश्ता फिक्स कर देते हैं। 3 से 4 हफ्ते गुजरते हैं और पूरी विधि विधान के साथ आशा के घर में उसकी छोटी बहू भी आ जाती है। आओ बहू रानी, इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। जी माँ जी। अब ईशा कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती है और अपने पति के साथ अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी वो रसोई में देखती है कि उसकी जेठानी ठंड में रसोई साफ कर रही है। प्रिंस, बड़ी भाभी अब तक काम कर रही हैं। हाँ, हमारी बड़ी भाभी तो रसोई का काम रात के 2 बजे तक भी संभालती रहती हैं। अरे अच्छा ठीक है, तुम कमरे में जाओ, मैं अभी आती हूँ। अब ईशा शादी के जोड़े में ही रसोई में घुसती है और अपनी जेठानी के हाथ से बर्तन लेते हुए कहती है, जेठानी जी लाइए बर्तन, मैं धो देती हूँ, जल्दी काम हो जाएगा। अब ठंड शुरू हो गई है, समय से आराम करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अरे पर मैं कर लूंगी, तुम आराम कर लो ना, तुम थकी होगी। अरे कोई बात नहीं। अब अपनी जेठानी के साथ मिलकर ईशा फटाफट रसोई साफ कर देती है और जाकर दोनों ही देवरानी जेठानी अपने कमरे में आराम करने लगती हैं। लेकिन तभी रात के 2 बजे हमेशा की तरह निधि और सिमरन रसोई में आकर नूडल्स और पास्ता बनाने लगती हैं। निधि यार जल्दी कर, मैंने वेब सीरीज पॉज किया है, फटाफट बना। हाँ हाँ कर तो रही हूँ। अब निधि नूडल्स और पास्ता बनाती है, लेकिन उसके दौरान निधि जितने भी प्याज, टमाटर, लहसुन, मिर्च का इस्तेमाल करती है वो सारे छिलके रसोई में फैला देती है। मसाले के डिब्बे भी चारों तरफ चूल्हे के पास फैल जाता है। अब नूडल्स पास्ता लेकर निधि सिमरन अपने कमरे में चली जाती हैं। इसके बाद नूडल्स पास्ता खाकर झूठे बर्तन भी वो रसोई के सिंक में फेंक देती हैं। अगले दिन सुबह जब ईशा अपनी जेठानी के साथ नहा धोकर रसोई में आती है तो देखती है कि रसोई जरूरत से ज्यादा ही गंदी थी। हे भगवान, जेठानी जी मैंने तो आपके साथ मिलकर ये सारी रसोई रात को ही साफ कर ली थी, फिर ये रसोई अचानक से इतनी गंदी कैसे हो गई? वो देवरानी जी, दरअसल हमारी दोनों ननद को रात को वेब सीरीज देखने की आदत है ना, और इस दौरान वो रात के 2 बजे कुछ न कुछ बनाकर रसोई में खाती हैं और रसोई साफ भी नहीं करती हैं। अरे ये तो कोई अच्छी आदत नहीं हुई। खाना खाने से मना नहीं है, रसोई तो होती है तरह तरह की चीजें बनाकर खाने के लिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम रसोई को साफ ही ना करो। देवरानी जी अब क्या ही बोल सकते हैं, ये लोग शुरू से ऐसे ही हैं। अब ईशा नई थी इसलिए चुप रह जाती है और फिर से रसोई साफ करके सबके लिए पहली रसोई का खाना बनाती है और डाइनिंग टेबल पर लगाती है। सभी लोग खाना खाते हैं। बहू खाना तो 1 नंबर बनाया है। सच में खाना तो छोटी बहू ने बहुत अच्छा बनाया है। भगवान का शुक्र है कि हमारे घर में दोनों ही बहू अच्छा खाना बनाने वाली आई है। खाना तो अच्छा है पर खाना बहुत ज्यादा तीखा है, अगर इसके साथ कुछ मीठा मिल जाता तो ठीक रहता। अरे जेठ जी, मैंने तो मीठे में कुछ बनाया ही नहीं है। दरअसल रसोई बहुत गंदी हो रही थी,
फिर उसे साफ करते करते ज्यादा समय निकल गया और मीठे में कुछ नहीं बना पाई। मैं रात को बना दूंगी। नहीं भाभी, हमें तो अभी मीठा खाना है, आप अभी बनाइए। हाँ, मूंग दाल का हलवा और गाजर का हलवा बनाइए, ठंड शुरू हो गई है, हल्का हल्का मजा आएगा खाकर। इस दिसंबर की ठंड पड़ चुकी है और मेरी ननद को अभी तक लग रहा है कि हल्की हल्की ठंड पड़ रही है। खैर, ये दोनों कुछ करती भी कहाँ हैं जो इन्हें ठंड का एहसास हो। रात में खा लेना ना, अभी तो बहुत काम है। छोटी चाची मुझे मैगी बनाकर दो ना। जेठानी जी, आपकी बेटी भी इन लोगों के साथ रह रहकर इन्हीं की तरह होती जा रही है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, पर मैं क्या करूँ, मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ। अब ईशा रसोई में जाकर गाजर घसकर एक तरफ गाजर का हलवा चढ़ाती है और मूंग दाल को घी में भूनकर मूंग दाल का हलवा बनाती है। फिर एक छोटे बाउल में वो अपनी भतीजी के लिए मैगी बनाती है और सभी खाने को लाकर ईशा डाइनिंग टेबल पर रखती है। सभी खाते हैं। सबके खाने के बाद अब अपनी जेठानी के साथ मिलकर ईशा रसोई साफ करने लगती है। एक तरफ ईशा झूठे बर्तन धोती है, दूसरी तरफ प्राची गैस को कपड़े से साफ करती है। जेठानी जी, जब से मेरी शादी हुई है तब से ठंड तो कुछ ज्यादा ही पड़ने लगी है। हमें अब स्वेटर शॉल निकाल लेना चाहिए और काम भी जल्दी खत्म कर लेना चाहिए रसोई का, ताकि हम थोड़ा आराम कर पाए। हाँ, वो तो ठीक है, पर अभी हमें शाम को सब्जियां लेने भी तो जाना है। हाँ, तो फिर चलते हैं ना, रसोई तो साफ हो ही गई है। अब दोनों देवरानी जेठानी सब्जी लेने जाती हैं। बाहर काफी तेज ठंडी हवा चल रही होती है। जेठानी जी, बाहर तो बहुत ज्यादा ठंड है। हाँ देवरानी जी, अच्छा हुआ हम रसोई साफ करके आए हैं। अब हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, फटाफट रात का खाना बनाकर काम कर लेंगे आराम से। अब दोनों ही देवरानी जेठानी ठंड में सब्जी लेकर घर आती हैं और सीधा रसोई में जाती हैं, जहां रसोई में कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न और स्लैब पर शुगर गिरा हुआ होता है, जिसके ऊपर चींटियां चल रही होती हैं। वहीं सिंक में झूठे बर्तनों में मक्खियां भिनक रही होती हैं। ये सब क्या है जेठानी जी? हम तो पूरी रसोई साफ करके गए थे ना, फिर ये गंदी किसने की? क्या पता देवरानी जी। अब दोनों देवरानी जेठानी रसोई से हॉल में आती हैं, जहां उनके जेठ और देवर उनके अपने दोस्तों के साथ बैठकर क्रिकेट देख रहे होते हैं। ठंड में हम जिस रसोई को इतनी मुश्किलों से साफ करके गए थे, उस रसोई को इन लोगों ने 2 मिनट में गंदा कर दिया। क्या ये लोग शुरू से ही जेठानी जी ऐसे ही हैं? अगर हाँ, तो आप ये सब कैसे बर्दाश्त कर रही हैं अब तक? देवरानी जी, मैं किसी को शुरू से जवाब नहीं देती, इसलिए ये सब लोग और ज्यादा लापरवाह हो गए हैं। अच्छा, लापरवाही करे ये लोग और नतीजा हम लोग भुगते ठंड में? अरे हम पागल हैं क्या? अब गुस्से में ईशा अपनी जेठानी के साथ सारी रसोई साफ करती है, फिर रात का खाना बनाती है और सबको खिलाती है। बहू, खाना तो अच्छा बना है, पर अगर इसके साथ 2-3 तरह की चटनियाँ मिल जाती, जैसे पुदीने की, इमली की, टमाटर की, लहसुन की, तो मजा आ जाता। अरे तो क्या हो गया, बहू है ना, बहू बना देगी, वो भी सिलबट्टे पर पीस कर। पर माँ जी, रात के 11 बजे हैं, इतनी ठंड में सिलबट्टे पर चटनी कौन पीसेगा? अरे भाभी, आप तो पलट कर सवाल कर रही हो। मम्मी से बड़ी भाभी ने आज तक तो ऐसा नहीं किया। अब गुस्से में ईशा रसोई में आकर 2 से 3 तरह की चटनियाँ सिलबट्टे पर पीसने लगती है। मेरे ससुराल वालों का बस चले तो हम दोनों देवरानी जेठानी को दिन रात रसोई में कुछ ना कुछ करने को बोलते ही रहे। अरे इन्हें ठंड लगती है, हमें ठंड नहीं लगती क्या? अब ईशा चटनी पीसकर सबको चटनी देती है। अब अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी रसोई साफ करके छत पर दोपहर की धूप ले रही होती हैं। कितनी अच्छी धूप हो रही है ना जेठानी जी। अरे जेठानी जी, आपके हाथों में ये पट्टी क्यों बंधी है? वो देवरानी जी, कल रात कमरे में चोट लग गई थी। अरे आपने बताया क्यों नहीं जेठानी जी? मैंने भी ध्यान नहीं दिया। अच्छा, अब आप रसोई का कोई काम नहीं करेगी, वैसे भी धूप चली गई है, चलिए नीचे चलते हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी नीचे आती हैं, जहां उनकी सास पड़ोस की औरतों को बुलाकर गपशप कर रही होती हैं। अब बहू आ गई तुम, दोनों जरा थोड़े से पकोड़े तल लो। माँ जी, मेरे हाथ पे चोट लग गई है। माँ जी, मैं बना कर लाती हूँ। ईशा रसोई में आती है तो रसोई चारों तरफ से गंदी होती है, कहीं तेल, कहीं प्याज के छिलके, तो कहीं बेसन फैला हुआ होता है। अच्छा, पहले भी पकोड़े तले गए हैं और अब इन्हें फिर से पकोड़े चाहिए। तभी वहां पर प्राची आती है। अब आप क्यों आ गई जेठानी जी? मैंने कहा था ना आपके हाथों में चोट लगी है तो आप कुछ नहीं करेंगी। देवरानी जी, माँ जी मुझे उल्टे सीधे ताने दे रही हैं, कह रही कि मैं काम के डर से बहाना बना रही हूँ। आपको पता है जेठानी जी, जब हम किसी के लिए जरूरत से ज्यादा अवेलेबल होते हैं ना, तो लोग हमें फॉर गारंटेड लेने लगते हैं। इसलिए अब हमें इन्हें अपनी कमी का एहसास दिलाना होगा और इन्हें इनकी गलतियां दिखानी होगी। अब पकौड़े का इंतजार करते करते सभी पड़ोसी उठकर चले जाते हैं और उनके जाते ही ईशा शाम 7 बजे रसोई में ताला लटका देती है। घर के सभी सदस्य ये देखकर अचंभित हो जाते हैं।
ये क्या तमाशा लगा रखा है छोटी बहू? अभी तो सूरज ढले 2 घंटे भी नहीं हुए हैं और तुमने रसोई पर ताला जड़ दिया है। ये घर है ना कि जेल। बहू ये कोई तरीका है? हमें भूख लगी है, रात का खाना कौन बनाएगा? हटाओ ये ताला अभी के अभी। बाबूजी, आज से इस घर का नियम बदल गया है। 7 बज गए हैं, मतलब रसोई बंद। अब ये ताला कल सुबह 7 बजे ही खुलेगा। जिसे भूख लगी है वो फल खा ले या पानी पीकर सो जाए। भाभी आप पागल हो गई है क्या? आप ऐसे कैसे रसोई बंद कर सकती है? मैं अब और आप लोगों की एक नहीं सुनूंगी, और अगर किसी ने इस ताले को खोलने की कोशिश की तो अगले दिन वो घर का सारा काम करेगा, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब कुछ। हाँ देवरानी जी ठीक कह रही हैं। जब रसोई हमें ही देखनी है तो हम अपने हिसाब से देखेंगे। अब इतना कहकर दोनों देवरानी जेठानी अपने कमरे में चली जाती हैं। घर वाले परेशान होकर घर के चक्कर काटने लगते हैं। पापा मैं ऑनलाइन खाना मंगा लेता हूँ। भैया खाने के लिए बर्तन वो कहाँ से लाएंगे? वो भी तो रसोई के अंदर है। आप लोग खाना मंगा लो, मैं डिस्पोजल लेकर आता हूँ। अब कड़कड़ाती ठंड में प्रिंस बाहर आता है, जहाँ तेज तेज बर्फीली हवा चल रही होती है। मर गए भाई साहब, ऐसी बीवियां हो ना तो जाने क्या क्या करना पड़ जाए आदमी को। अब डिस्पोजल खरीद कर प्रिंस घर पहुंचता है। इसके बाद ठंडी ठंडी बर्फीली हवाओं में अनुज बाहर आकर डिलीवरी वाले से खाना लेता है। फिर सभी लोग खाना खाते हैं और आराम करते हैं। तभी रात को अनुज की बेटी, मम्मी भूख लगी है, मेरे लिए मैगी बना दो ना। यूपी वाली मैगी, यूपी वाली मैगी। बेटी सो जा, तेरी चाची ने रसोई में ताला लगा दिया है। अब तो तुझे मैगी सुबह 7 बजे ही खाने को मिलेगी। नहीं नहीं, मुझे कहीं से भी मैगी ला कर दो। अच्छा रुको रुको, मैं देता हूँ तुम्हें मैगी। अब अनुज ठंड में बाहर जाकर मैगी खरीदता है और घर में इलेक्ट्रिक कैटल में मैगी बनाकर अपनी बेटी को खिलाता है। दूसरी तरफ निधि और सिमरन नेटफ्लिक्स देख रही होती है और उन्हें फूड क्रेविंग होती है और वो रसोई के पास आती हैं जहाँ ताला लटका होता है। अरे हम तो भूल गए, भाभी ने तो ताला लगा रखा है। और अगर हमने इसे खोलने की कोशिश की तो? अरे हाँ, अगर हमने इसे खोलने की कोशिश की तो अगले दिन हमें घर का सारा काम करना होगा। छोड़ो, चलना ऑनलाइन पिज्जा मंगा लेते हैं। अब दोनों ही बहन ऑनलाइन पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक मंगाती हैं और अपने कमरे में बैठकर खाती हैं, जिससे उनका पूरा कमरा गंदा हो जाता है। अगले दिन सुबह, सिमरन की बच्ची, तुमने सारा कमरा गंदा कर दिया। चारों तरफ खाने के रैपर फेंके हैं। चुप करो, तुम भी तो ठूस ठूस कर खा रही थी। अब कमरे साफ करना पड़ेगा। अच्छा था हम पहले रसोई में बनाकर खाते थे तो रसोई भाभी साफ कर देती थी। चुप करो, इसी की सजा मिली है हमें। सुबह 7 बजे दोनों देवरानी जेठानी रसोई खोलती हैं। जेठानी जी, रसोई की सफाई देखकर लगता है कि किसी ने रसोई खोलने की कोशिश नहीं की। चलिए अब आराम से सुबह का खाना बनाते हैं। अब सुबह 7 बजे डाइनिंग टेबल पर दोनों देवरानी जेठानी खाना परोसते हैं और घर वाले खाने पर टूट पड़ते हैं। सुनो, सब लोग अच्छे से खाना खा लो ताकि शाम को 7 बजे के बाद भूख न लगे। एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा खाना अपने अपने प्लेट में निकाल कर कमरे में रख लेते हैं। अब घर के सभी सदस्य एक एक प्लेट में खाना निकालने लगते हैं। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ, आप खाना खाने की बजाय दूसरी प्लेट में क्यों रख रहे हैं? तो और क्या करे बहू, 7 बजे तो तुम रसोई बंद कर दोगी और उसके बाद जब हमें भूख लगेगी तो हम क्या खाएंगे? हाँ ये बात भी ठीक है। चलिए ठीक है, फिर आप अभी से निकाल लीजिए खाना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ईशा तुम इतनी पत्थर दिल होगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। सोचा तो मैंने भी बहुत कुछ नहीं था प्रिंस, पर बहुत कुछ फेस करना पड़ा। अब घर वाले आधा आधा खाना निकाल कर अपने कमरे में रख लेते हैं। वहीं शाम को देवरानी 7 बजे फिर से रसोई में ताला मार देती है और जब आधी रात को घर वालों को भूख लगती है तो वो सुबह का खाना लेकर खाने की टेबल पर खाने बैठते हैं। दादी दादी, खाना तो बहुत ठंडा है। हाँ माँ, ये खाना तो ठंड की वजह से बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा हो रहा है। अरे मेरे तो दांतों से ये ठंडा खाना खाया भी नहीं जाएगा, मुझे झंझनाहट की दिक्कत है। अब क्या करें माँ, रसोई में तो ताला लगा है, खाना कैसे गर्म होगा? आज रात भी बाहर से ही मंगा लो क्योंकि रसोई तो खुलेगी नहीं, और अगर खुली तो कल हमें कमर तोड़ काम करना पड़ेगा। जो मिल रहा है फिर वो भी नहीं मिलेगा। अब फिर से दोनों भाई मिलकर बाहर से खाना मंगाते हैं। अब इसी तरह कई दिनों तक घर वालों को एक टाइम घर का तो एक टाइम बाहर का खाना खाना पड़ रहा होता है, जिस वजह से पैसे भी बहुत ज्यादा खर्च हो रहे थे। वहीं दोनों देवरानी जेठानी के ऊपर अब काम का प्रेशर कम हो जाता है, जिस वजह से वो खाली समय में बाहर घूमने जाती हैं, शॉपिंग करती हैं, होटल में खाना खाती हैं और जब रसोई में काम करने आती हैं तो रसोई भी उन्हें साफ ही मिलती है। इसी तरह अगले दिन रात 8 बजे पड़ोस की औरतें आशा से मिलने आती हैं और उन्हें आशा से बात करते करते काफी देर हो जाती है।
अरे आशा, कब से बिठा कर रखा है तूने हमें? अरे एक कप चाय, पानी, पकोड़ा, खाना पीना ही कुछ पूछ लेती। सच में आज तो कुछ नहीं पूछा हमसे आशा तूने खाने के लिए। हे भगवान, एक तो ये लोग 7 बजे के बाद आई हैं, ऊपर से कहते हैं कि मैंने इन्हें खाने के लिए पूछूं। अरे इन्हें क्या पता कि मेरी बहू ने रसोई में 7 बजे ही ताला मार दिया है, और अगर मैंने रसोई के ताले को खोला तो अगले दिन पूरी रसोई मुझे ही संभालनी पड़ेगी। नहीं नहीं, आज मैं तुम लोगों से कुछ नहीं पूछूंगी। मेरे पेट में बहुत गैस बन रही है। एक काम करना, तुम लोग कल आना, और सुनो 7 बजे से पहले आना। रहने दे, हम जा रहे हैं आशा, और कल भी नहीं आएंगे। अब दूर खड़ी देवरानी जेठानी ये माहौल देखकर तेज तेज हंस रही होती हैं। अब इसी तरह अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी सुबह सबको चाय, थोड़ी देर बाद नाश्ता, फिर दोपहर का खाना देती हैं, फिर शाम की चाय देकर रसोई 7 बजे बंद कर देती हैं। तभी आशा, रुको, रसोई मत बंद करो, मुझे कुछ बर्तन चाहिए। देवरानी जी, कहीं माँ जी बंटवारा तो नहीं कर रही? अच्छा ठीक है, रुकिए मैं पूछती हूँ। माँ जी, बर्तन किस लिए चाहिए आपको? रात का खाना बनाऊंगी छत पर चूल्हा जोड़कर, क्योंकि तुम लोग तो 7 बजे ही रसोई में ताला मार दोगी। अब इतने पैसे थोड़ी है कि रोज रोज बाहर का खाना मंगा कर खाए। आपकी बात ठीक है माँ जी, पैसे इतने फिजूल नहीं होते कि बार बार उन्हें खर्च करें, पर हाँ, शरीर भी इतना फिजूल नहीं होता ना कि उसे जरूरत से ज्यादा खर्च किया जाए। अब आशा घमंड में बर्तन लेती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। देवरानी जी, हमारा ज्यादा तो नहीं हो रहा? अरे देवरानी जी, कहीं ठंड में रात की रसोई 7 बजे ही बंद करना हमारे लिए और मुसीबत का कारण न बन जाए। जेठानी जी, आप चिंता मत कीजिए, आज ही की रात तो इन्हें ठंड में खाना बनाकर पता चल जाएगा कि हम इतने दिन से ठंड में कैसे रसोई पल पल साफ कर रहे थे और इनके लिए खाना बना रहे थे। अब रात को 7 बजे आशा छत पर ईंटा जोड़कर खाना बनाना शुरू करती है। धुएं से सबकी आंखें लाल हो जाती हैं। सास और दोनों नंदे ठंड में सिकुड़ते हुए रोटियां बेलने की कोशिश कर रही होती हैं। बाकी मर्द सदस्य पास ही उदास होकर बैठे होते हैं। अरे बाहर का खाना खा खा कर पेट खराब और जेब खाली हो गई, और अब ये कड़कड़ाती ठंड भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। जेठ और देवर धुएं से खांसते हुए, अरे हम कितने लापरवाह थे। रसोई में बैठकर ताजी रोटियां तोड़ना कितना आसान लगता था। आज ये एक रोटी पहाड़ लग रही है खुले में खाने पर। अरे गलती हमारी है। अगर हम भाभी और ईशा का हाथ बटाते और बेवजह उन्हें तंग न करते तो आज रसोई का दरवाजा हमारे लिए कभी बंद नहीं होता। सच में भैया, हमने भाभी को इंसान नहीं मशीन समझ लिया था। रात के 12 बजे भी हमें उन्हें बिना सोचे जगा देते थे। आज खुद आटा गूथा तो पता चल गया कि ठंडे पानी में हाथ डाला कितना दर्द देता है। और रसोई गंदी करके हम तो आ ही जाते थे, पर सफाई अकेले दोनों भाभी को ही करनी पड़ती थी ठंड में। हमने उनका घर में पर सफाई अकेले दोनों भाभी को ही करनी पड़ती थी ठंड में। हमने उनका घर रहने ही नहीं दिया था। हमने उनकी रसोई को धर्मशाला समझ लिया था। अब छत पर चूल्हे में रोटियां सेकती आशा की आंखों से भी आंसू गिरने लगते हैं और उसे भी शर्मिंदगी का एहसास होता है। मैंने अपनी दोनों बहुओं की शराफत को उनकी कमजोरी समझ लिया था। आज इस धुएं ने मेरी आंखें खोल दी। एक बहू होती है जो सारा घर संभालती है, वही घर मिलकर एक बहू को नहीं संभाल पाते हैं। सीढ़ियों पर खड़ी दोनों देवरानी जेठानी ये सारा नजारा देख रही होती हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी सबके सामने आती हैं और आज पूरे परिवार की नजरें अपनी दोनों बहू के आगे शर्म से झुकी हुई होती हैं। तभी देवरानी कहती है, मुझे अच्छा लगा कि आप लोग हमें समझ पाए। और हाँ, ताला रसोई पर नहीं लगा था माँ जी, ताला आप सबकी सोच पर लगा था। अगर घर की बहू को नौकरानी नहीं, घर का सदस्य माना होता ना, तो ये नौबत ही नहीं आती। तभी जेठानी, जो कि शुरू से मासूम थी, रिश्तों को संभालने वाली थी, अब वो परिवार को परेशान देखकर प्यार से कहती है, अब बस कीजिए ना देवरानी जी, सब परेशान हो रहे हैं। और माँ जी, वो नियम किसी को सजा देने के लिए नहीं, सबको अपनी जिम्मेदारी समझाने के लिए था। चलिए अंदर, रसोई खुली है और अब हमेशा ही खुली रहेगी। अब नीचे आकर देवरानी रसोई का ताला खोलती है। ये देखकर घर के सभी सदस्य खिलखिलाकर मुस्कुरा उठते हैं। अब दोनों बहू खाना बनाकर घर के पूरे परिवार को डाइनिंग टेबल पर खाना खिलाती हैं। घर का माहौल फिर से पहले जैसा हो जाता है और इस दिन के बाद से घर के सभी सदस्य मिलकर रसोई को साफ रखते हैं और दोनों बहू की रसोई में मदद भी करवाते हैं।